नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और आज मैं फिर एक अपनी सीरीज़ का जो परंपरागत विषय है इतिहास का, मैं उसे लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ हूँ और ये नया टॉपिक ओपेनहाइमर और जापान पर परमाणु हमला। ये टॉपिक दरअसल दो कारणों से चर्चा में है। पहली चीज़ तो ये, आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त 1945 को दुनिया ने कुछ ऐसा देखा था, उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर जो दूसरा परमाणु हमला हुआ वो विस्मयकारी था और दुनिया हैरान हो गई उसे देख करके। और उसके बाद फिर कभी आज तक वो स्थिति नहीं आई है कि दूसरा परमाणु हमला कहीं पर हुआ हो। और दूसरी चीज़, ओपेनहाइमर जो है, एक फ़िल्म आई है, हॉलीवुड फिल्म अभी हाल ही में, जिसको डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। और क्रिस्टोफर नोलन जब भी कोई फ़िल्म लेकर आते हैं तो बहुत ही उम्दा किस्म की फ़िल्म होती है। इसके पहले भी वो कई सारे फ़िल्में बना चुके हैं जो बहुत ही अच्छी थी। इसमें एक मोमेंटो है, इंटरस्टेलर है और एक इंसेप्शन करके फ़िल्म आई थी। तो वो अपने आप में जो भी विषय का चुनाव करते हैं क्रिस्टोफर नोलन, वो हमेशा नॉन लीनियर रहता है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्रभावशाली विषय रहता है। और अब ओपेनहाइमर एक फ़िल्म वो लेकर के आए हैं। तो हम इसमें बेसिकली फ़िल्म की चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम बेसिकली जो बातचीत करने वाले हैं वो इस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं कि जो जापान पर हमला हुआ था, परमाणु हमला, वो विभत्स, वो उसका मूल कारण क्या था। हम उसके तमाम विस्तार से कारणों की पड़ताल फिर कभी करेंगे जब हम पढ़ेंगे। चूँकि इस जापान पर हमला हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार के समय हो रहा है। और सेकंड वर्ल्ड वार, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेकंड वर्ल्ड वार ये 9 सितंबर 1939 टू अगस्त 1945 तक हुआ। और यही जब जापान पर परमाणु हमला दूसरा वाला होता है 9 अगस्त 1945 को, तो इसके बाद जो अंतिम एक्सिस पावर रहती है जापान, वो भी सरेंडर कर देता है और फिर जो सेकंड वर्ल्ड वार है वो समाप्त हो जाता है। तो सेकंड वर्ल्ड वार ये सितंबर 1939 से अगस्त 1945 तक चला। इसमें मुख्यतः दो पार्टी हैं जो लड़ रही हैं। चूँकि वर्ल्ड वार है और वर्ल्ड वार में इसमें बहुत सारे कंट्री शामिल हैं, लेकिन वहाँ पर भी दो पार्टी बनी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है एक्सिस पावर और दूसरा एलाइड पावर है। एक तरफ एलाइड पावर है। तो एलाइड पावर में कौन कौन से हैं, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख रूप से जो शक्तियाँ शामिल हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो जर्मनी शामिल है, और इटली और जापान। और यहाँ पर जो मेन पावर शामिल हैं वो कौन है? एक तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, और दूसरा फ्रांस, और तीसरा यूएसए। तो हम देखेंगे यूएसए आगे चल करके काफ़ी देर में शामिल होता है, और वो यूएसए इसमें शामिल होना भी नहीं चाहता था। किंतु चूँकि उस समय यूएसए का प्रेसिडेंट है वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट रहते हैं, और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एक बहुत ही नरमवादी, एक नरम दृष्टिकोण वाले व्यक्ति रहते हैं। इसलिए वो जानबूझकर यूरोपीय मामलों में इस युद्ध से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं और बचते रहते हैं। किंतु आगे चल करके हम देखते हैं कि दिसंबर 1941 में जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर सैन्य अड्डे पर हमला किया, तो फिर मजबूरी में यूएसए भी आकर के उसमें जो एलाइड पावर्स रहती हैं उनके साथ शामिल हो जाता है। ये जर्मनी, दरअसल जो विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है, आप संक्षिप्त रूप से समझ लीजिए, तो ये जर्मनी कर रहा है। और जर्मनी क्या कर रहा है? जर्मनी दरअसल 1 सितंबर को 1939 को पोलैंड पर अटैक करके विश्व युद्ध की शुरुआत कर दे रहा है। पोलैंड पर हमला करता है और फिर 2 दिन बाद, फिर 3 सितंबर को जो अन्य पावर रहती है, ये
फ्रांस और यूके ये पोलैंड की तरफ से युद्ध में शामिल हो जाती हैं और फिर विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो ये एक विश्व युद्ध की शुरुआत है और धीरे धीरे जर्मनी ने यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों को जीत लिया अपने। पूर्व करीब पूर्वी यूरोप पूरा और पश्चिमी यूरोप और फ्रांस सब पूरा जीत लिया उसने। अगर यूरोप में कोई शक्ति बचती है तो सिर्फ यूके अर्थात ब्रिटेन बचा हुआ था उस समय, यूनाइटेड किंगडम। बाकी सारी शक्तियाँ जो बची या तो वो जीत चुका था हिटलर, या तो फिर वो उसके अधीनस्थ हो चुकी थी। उन्होंने समझौता कर लिया था उसके साथ, और फिर समझौता करने वाली शक्तियों का भी कोई वजूद नहीं था, उनके होने ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आगे चल करके हम देखेंगे इसी जर्मनी के साथ एक और पावर जुड़ती है, कुछ दिनों के लिए समझौता होता है, उसका नाम है सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन ये भी कुछ समय तक इसके साथ रहेगा, इनके साथ समझौता रहता है, युद्ध में नहीं शामिल होता। किंतु जर्मनी एक भारी गलती कर देगा और फिर जो सोवियत यूनियन है इस पर भी अटैक कर देगा, और फिर जब ऐसा होगा मॉस्को पर हमला हो जाएगा एक्सिस पावर की तरफ से, तो फिर यही सोवियत यूनियन मित्र राष्ट्रों की तरफ शामिल हो जाएगा। और अब यूके और फ्रांस और सोवियत यूनियन ये मिलकर के एक तरफ हो जाती हैं। और फिर आगे चल करके हमने बताया कि दिसंबर 1941 में जब जापान ने इसके सैन्य अड्डे पर पर्ल हार्बर पर जब हमला किया, तो फिर आगे चलकर यूएसए भी मजबूरी में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से ये वर्ल्ड वार चलता है। लेकिन धीरे धीरे ये वर्ल्ड वार, जापान चूँकि कहते हैं एशिया में इतनी मजबूत ताकत थी कि इसने धीरे धीरे करके जापान ने एशिया के जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, ये इंडो पैसिफिक रीजन जो रहता है आपका, इंडो पैसिफिक रीजन जो रहता है, तो यहाँ इसने अधिकांश क्षेत्रों को जीत लिया। कहते हैं इसने यहाँ पर फिलीपींस से यूएसए को मार भगाया, फिलीपींस से यूएसए को मार भगाया, सिंगापुर मलाया से यूके को मार भगाया, हॉलैंड को भी उस महत्वपूर्ण क्षेत्र से दूर हटा दिया, और वहाँ पर ताइवान से फ्रांस को मार भगाया। मतलब समस्त करीब जो क्षेत्र रहता है वो इंडो पैसिफिक वाला वो जापान जीत लेता है, और जापान एक बड़ी शक्ति के रूप में उसमें भर रहा है। हालांकि जापान और जो अमेरिका है यूएसए, इसकी पुरानी एनिमिटी थी, पुरानी दुश्मनी है, और लेकिन उसी शत्रुता के चलते कहते हैं दिसंबर 1941 में यूएसए के सैन्य यूएस जो है पर्ल हार्बर पर अटैक करता है, और फिर उसके बाद जो है ये यूएसए भी उसके तरफ से मजबूरी में शामिल हो जाता है। तो ये तमाम शक्तियाँ जो आपस में लड़ रही थीं, ये करीब जब जापान पे हमला होगा, तो जापान पे हमला हमने देखा है कि जब करीब सेकंड वर्ल्ड वार समाप्ति की तरफ है, और चूँकि सारी शक्तियों ने इसमें समर्पण कर दिया है, जर्मनी ने समर्पण कर दिया, और इटली जो कि 1 साल बाद इसने ज्वाइन किया था, इसने भी करीब 1943 तक समर्पण कर दिया। और जापान ये पावर जो है वो समर्पण नहीं कर रही है। अब जो सोवियत रूस है वो जर्मनी से लड़ रहा है, और फिर आगे चलकर जब जर्मनी समर्पण कर देगा तो सोवियत रूस फ्री हो जाएगा। अब जो ये अलाइड पावर्स हैं, ये सोवियत रूस पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि सोवियत रूस जापान को ज्वाइन करे, अर्थात अलाइड पावर्स को जापान में ज्वाइन करें, अलाइड पावर्स को ज्वाइन करें जापान के खिलाफ। किंतु सोवियत यूनियन वो गोलमोल जवाब दे रहा है, और वो कह रहा ठीक है, देखेंगे 2-3 महीने बाद जब हम जैसे फ्री होंगे जर्मनी से पूर्ण रूप से, तो हम ज्वाइन कर लेंगे। ये दूसरा कारण इनके बीच जो अलाइड पावर और एक्सेस पावर, लेकिन जहाँ पर जो सोवियत यूनियन है और ये जो अलाइड पावर तथा जो पश्चिमी शक्तियाँ हैं, ये खास करके इनके बीच जो महत्वपूर्ण और म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, उसका कारण एक ये था कि सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता थी वहाँ पर, और साम्यवादी दलों से, साम्यवादी सरकार से पश्चिमी देश बड़ा चिढ़ते थे। उसको एक प्रकार से कहते हैं नाजी जर्मनी से भी ज़्यादा खतरा इनको सोवियत यूनियन से लगता था, ऐसा सोवियत यूनियन समझता था अपने आप में। और कहीं ना कहीं ये बात थोड़ा सही भी थी, क्योंकि कई ऐसे मौके जब हम विस्तार से चीज़ों को एनालिसिस करते हैं तो मिलते हैं जब जो पश्चिमी शक्तियाँ इसे कितनी घृणा करती थी, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हमको देखने को मिलता है। तो इस पर हम विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये जर्मनी समर्पण कर चुका है और इटली भी समर्पण कर चुका है,
और जापान रह गया है। और ये घटना अगस्त 1945 तक आते आते जापान का अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर, करीब कहते हैं 45 से 50% का शहर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से बर्बाद हो चुके हैं। और यूएसए ने इसके नेवल ब्लॉक कर रखी है, इसको चारों ओर से यूएसए ने घेर रखा है। और तो और इसके पहले यूएसए ने जो इतनी बमबारी की है जापान की, और इस जापान की इतनी भयंकर बमबारी की है कि एक बहुत बड़ी आबादी इसमें कहते हैं नरसंहार को इस तरह हो गई, मृत्यु हुई उसकी। तो ये इसके बावजूद भी जापान समर्पण नहीं कर रहा। तब ये वही टाइम है जब अमेरिका एक परमाणु हथियार बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनहट्टन चला रहा है। और उस मैनहट्टन जो प्रोजेक्ट है उसके हेड कौन है? उसके हेड यही ओपनहाइमर हैं। ये ओपनहाइमर बेसिकली एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहते हैं, न्यूक्लियर वैज्ञानिक हैं। ये न्यूक्लियर वैज्ञानिक हैं। एक ज्यूस थे और न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। इनको क्वांटम फिजिक्स में बहुत बड़ी महारत हासिल थी। और इनके साथ ही ये तो लीडर हैं, इनके साथ ही उस समय कहते हैं जो अमेरिका के बहुत प्रमुख साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिसमें आप उस समय एडवर्ड टेलर हैं जिन्होंने आगे चल करके हाइड्रोजन बम बनाया। और उस समय आइंस्टाइन हैं, वो भी वैज्ञानिक इसमें सब शामिल हैं। सारे लोग मिलकर के एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और इस पर काम क्या चल रहा है कि परमाणु परीक्षण की बात चल रही है, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन चल रहा है। और उसमें फिर एक प्रक्रिया हम लोग देखते हैं कि जो फिशन की प्रक्रिया होती है, वो फिशन की प्रक्रिया कहते हैं कई बार ऐसा उल्लेख मिलता है कि जर्मनी ने पहले स्टार्ट कर दी थी। और जर्मनी अगर चाहता, हिटलर चाहता, तो कहते हैं अमेरिका से भी पहले वो परमाणु हथियार बना सकता था। लेकिन अगर ये परमाणु हथियार जर्मनी के हाथ लग गया होता तो शायद दुनिया का विध्वंस हो चुका होता उस समय। तो ये जब सेकंड वर्ल्ड वार अंतिम चरण में हमने बताया है, तो उसी समय ये जो अटैक है, अटैक से पहले आप देखिए एक बोस्टन कॉन्फ्रेंस हो रही है। और बोस्टन कॉन्फ्रेंस कब हो रही है? ये हो रही है 17 जुलाई 1945 को एक बोस्टन कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये बोस्टन अमेरिका का एक शहर है, बोस्टन सम्मेलन हो रहा। और बोस्टन सम्मेलन में कौन जा रहा है? बोस्टन सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति, हमने कहा जो इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनका नाम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है। और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट सब खत्म हो चुके हैं, वो मृत्यु हो चुकी है उनकी। अब उनकी जगह जो नया यूएसए का प्राइम प्रेसिडेंट आया है वो कौन है? हेनरी ट्रूमैन है, हेनरी ट्रूमैन। और ये हेनरी ट्रूमैन जो है ये हार्ड लाइनर है, ये बहुत ही सख्त अप्रोच वाला व्यक्ति है। और ये नहीं चाहता किसी प्रकार से जो रसिया है या अन्य क्षेत्र हैं जो उनको किसी प्रकार कोई कंपनसेशन दिया जाए या उनको बराबरी का हक मिले। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो नई वैश्विक व्यवस्था बन रही है, वहाँ पर किसी प्रकार की इनकी भागीदारी हो, वो वर्चस्व चाहता है हेनरी ट्रूमैन। इसलिए कहते हैं जो 17 जुलाई 1945 को बोस्टन सम्मेलन हो रहा है और इसमें अमेरिका की तरफ से हेनरी ट्रूमैन और सोवियत यूनियन की तरफ से स्टालिन आ रहे हैं। और जो ब्रिटेन उस समय प्रमुख पावर है, फ्रांस तो पहले पराजित हो चुका है, और ब्रिटेन की तरफ से चर्चिल को आना था, लेकिन कहते हैं चर्चिल चुनाव हार जाते हैं, तो फिर वहाँ से क्लेमेंट एटली आते हैं और तीनों के बीच वार्ता हुई। तो कहते हैं 17 जुलाई को वार्ता होनी थी और 16 जुलाई को इसने, 16 जुलाई से पहले करीब 15 जुलाई क्यों कहा जाए, 15 जुलाई को इसने अपने जनरल ब्रिगेडियर जिनका नाम था लेस्ली ग्रुप्स को, वही लेस्ली ग्रुप्स कहते हैं ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट जिसके तहत परमाणु परीक्षण होना है, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है ये, इसको फैमिली जो एक आर्मी कमांडर जो है जनरल ब्रिगेडियर लेस्ली ग्रुप्स, उनके अंतर्गत जो है कहते हैं इसको लीड किया जा रहा है, वही देख रेख कर रहे हैं। उसने कहा था हेनरी ट्रूमैन ने कि अगर मुझे आप एक मजबूत विध्वंसक हथियार, विध्वंसक शक्ति से लैस कर दें तो मैं जब कल जाऊंगा 17 जुलाई को बोस्टन सम्मेलन में, तो मैं वहाँ पर अपनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से, ज़्यादा मजबूती से अपनी बात रख पाऊँगा। और कहते इसी क्रम में 16 जुलाई को हमने बताया ये
16 जुलाई को, इसी क्रम में 16 जुलाई को अमेरिका ने एक परमाणु विस्फोट किया है। उसका नाम उसने ट्रिनिटी टेस्ट दिया है और वो कहाँ हो रहा है, न्यू मैक्सिको प्रांत है उसका, वहाँ पर एलामोस एक उसके लेबोरेटरी है, उससे 340 किलोमीटर दूर एक जो है दक्षिणी अमेरिकी जो है मरुस्थलीय क्षेत्र वहाँ पर हो रहा है। और पहला दुनिया का न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन है, पहला जो परमाणु परीक्षण टेस्ट है वो हो रहा है। और जब पहला परमाणु परीक्षण टेस्ट होता है तो कहते हैं परमाणु परीक्षण में वैज्ञानिकों के बीच इतनी संदेह था, इतना कि उनको ये भी लग रहा था, उनके दो धड़े बन गए थे। और एक धड़ा तो ये कह रहा था कि जो ये परमाणु परीक्षण होने जा रहा है, जो इसमें न्यूक्लियर चेन होगी, वो शायद ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियर चेन एक प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ना शुरू करती है, उसके चेन कभी नियंत्रित ही ना हो और दुनिया को जला के राख कर दे। लेकिन दूसरा एक तबका ऐसा भी, एक धड़ा ऐसा भी था जो कह रहा था नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो चेन तो नियंत्रित हो जाएगी। और फिर जो 16 जुलाई को उसने पहला परीक्षण किया तो जो विध्वंस हुआ, और विध्वंस के बाद कहते हैं जब वो मशरूम के आकार का लुटता हुआ लावा जब शांत हुआ, तब कहते हैं पूरा साइंटिस्टिक खेमे में एक प्रकार से जंपिंग तोड़ मच गई, क्योंकि जीवन को दांव पर लगा हुआ था। तो ये 16 जुलाई को परीक्षण होता है और 16 जुलाई को ही कहते हैं दुनिया ने, जो मानवीय दुनिया ने, कहते हैं विज्ञान को मानवीय विनाश की दुनिया में एक प्रकार से मोड़ दिया। तो 17 जुलाई को जाता है हेनरी ट्रूमैन और वहाँ पर वार्ता होती है। और 17 जुलाई को जो ये वार्ता के बाद फिर कहते हैं इसने सोवियत यूनियन से इसकी वार्ता चल रही थी, और सोवियत यूनियन में जो समय यूएसए का राजदूत है उसका नाम है देखो जोसेफ इंटरनेशियो करके कुछ नाम है उनका, जोसेफ इंटरटेशियो। तो वो कहते हैं उसने बुलाया हेनरी ट्रूमैन ने और कहा, दरअसल ये वार्ता इस बात की चल रही थी, अमेरिकी राजदूत कर रहा था कि हमने बताया था सोवियत यूनियन ने जब यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, जर्मनी से छुड़ाया, नाजी जर्मनी से, तो वहाँ पर अपने जनवादी का राज्य धीरे धीरे स्थापित कर दिए। लेकिन पश्चिमी राष्ट्र और अमेरिका क्या चाहता है कि उन क्षेत्रों को खाली करे सोवियत यूनियन और वहाँ पर गणतांत्रिक सरकारों की स्थापना की जाए। लेकिन सोवियत यूनियन गोलमोल जवाब दे रहा है, हाँ क्या ठीक है, देखेंगे, करेंगे। तो इस बात को लेकर के वार्ता चल रही है। लेकिन बीच में करीब 15 जुलाई की तक आसपास की बात है, उसके पहले रहा होगा, उन्होंने अपने डायरी में लिखा है राजदूत ने, और ये कहते हैं कि उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि अभी वार्ता रोक दीजिए आप, और हम बहुत ही जल्दी एक विनाशकारी हथियार को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, और जब हम उसे प्राप्त कर जाएंगे तो फिर हम सोवियत यूनियन से वार्ता अपनी शर्तों पर करेंगे। और फिर 16 जुलाई को हमने देखा परमाणु परीक्षण किया भी उसने। तो ये चल ही रहा था, वो बार बार कह रही थी पश्चिमी शक्तियाँ, और उसे कह रहा था कि जापान में आकर के आप हमको ज्वाइन करिए, लेकिन सोवियत यूनियन नहीं जा रहा था। और उधर जो ये जापान है वो सरेंडर करना नहीं चाह रहा है। हालांकि उसका एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा क्षेत्र उसका नष्ट हो गया है, किंतु वो सरेंडर नहीं करना चाह रहा है। इसी क्रम में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने, कहते हैं, अपना परमाणु बम गिरा दिया पहला। और जब परमाणु बम पहला गिराया तो कहते पूरी दुनिया शॉक रह गई। इतना विध्वंसक, इतना विनाशकारी हथियार दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। और 6 अगस्त को गिराया और 8 अगस्त को दौड़ करके सोवियत यूनियन ने, कहते हैं, जापान को ज्वाइन कर लिया, अमेरिका को ज्वाइन किया और जापान के खिलाफ बमबारी शुरू कर दी। अब जब 6 अगस्त को कि 8 अगस्त को जब सोवियत यूनियन ने भी जापान की बमबारी शुरू कर दी और फिर उसका बहुत बड़ा क्षेत्र उसका विध्वंस हो चुका है, फिर 9 अगस्त को 3 दिन बाद क्या होगा, 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 1945 को एक फिर यूएसए ने एक फिर जो है परमाणु अटैक कर दिया उस पर, जापान पर। इस बार, कहते हैं, जो ये परमाणु अटैक हुआ, इस बार दुनिया विस्मय से देख रही थी, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं थी परमाणु अटैक की, और ख़ास करके तब जब जापान सरेंडर कर चुका, एक प्रकार से हार चुका, सब कुछ नष्ट हो चुका उसका है। तो ये जो सेकंड वाला जो 9 अगस्त जो आज के दिन जो परमाणु अटैक हुआ है जापान पर, वो इस बात को लेकर के हुआ था कि ये अटैक तो हमने इसलिए किया है ताकि जापान को और दुनिया को हमें बता सकें कि ये मेरे पास इतनी विध्वंसक पावर, इतनी विध्वंसक ताकत आ चुकी है। किंतु जो 9 अगस्त को यूएसए ने जापान पर अटैक किया, परमाणु अटैक,
वो ये बताने के लिए किया था रसिया को कि देख लीजिए हम कितने ताकतवर हो चुके हैं, और जो आप पूर्वी यूरोप में हमसे बार्गेनिंग कर रहे हैं, हमने पहले बताया है कि पूर्वी यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों को वो, अर्थात यूरोप को आधा बांटने के लिए उसको नियंत्रित कर रहा है, वो बराबर की बातचीत कर रहा है वो यूएसए और ब्रिटेन से। तो ये भी डर था यूएसए को कि जापान चूँकि सोवियत यूनियन चूँकि जापान पर अटैक कर चुका है, और ऐसा ना हो कि इस जापान को भी आधा आधा करके वो बांट ले और आधे क्षेत्र पर उसका कब्जा हो जाए, नियंत्रण। और ऐसा स्टालिन भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, स्टालिन ने भी कहते हैं इस प्रकार की जो है सोच पाल रखी थी पहले से। तो ये जो सेकंड अटैक हो रहा है, परमाणु अटैक, ये कहते हैं सोवियत यूनियन पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया था। और जब ये 2 अटैक हुए तो कहते हैं इनमें दोनों अटैक में करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई और कई पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ लोग बर्बाद होते रहे। तो ये जो अटैक है, ये मेन अटैक जो है, ये वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया था। और इसी अटैक के बाद कहते हैं जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर हैं, एक डिलेमा में पड़े हुए हैं, और वो कहते हैं कि मैंने क्या बना डाला, मैंने ये मानव नरसंहार का जो हथियार बना दिया है, आखिर मैं मृत्यु बन गया हूँ। ये नैतिक दुविधा में पड़े हैं, गाने से परेशान है आदमी। ये बार बार कहते हैं कि जो ये परमाणु अटैक है, अगर नाजियों के खिलाफ हुआ होता तो अच्छा रहता, लेकिन ये जो परमाणु अटैक हुआ है, ये इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। और इसी बात को लेकर के मूवी के लास्ट में दिखाया गया है ये किस तरह निराश खड़े हैं ओपेनहाइमर, और दुनिया के चारों कोने में तरह तरह के जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहे हैं, कहीं इस दिशा में हो रहा है, कहीं उस दिशा में हो रहा है। तो वो जो चिंता जो ओपेनहाइमर ने की थी, ये जब परमाणु रिएक्शन की जो चेन है वो शायद एक बार अगर परीक्षण हुआ और वो न जुड़ी, अर्थात वो नियंत्रित न हुई, तो किस तरह फैलती रहेगी। और वो चेन तो फिर नहीं जुड़ी, इसका जो सिंबॉलिक महत्व है वो ये है कि एक के बाद एक दुनिया ने, आज देखिए कितने परमाणु परीक्षण दुनिया में जगह जगह हो रहे हैं। हमने देखा कि 1945 में यूएसए ने पहला परीक्षण किया, उसके बाद उसी समय शपथ ले ली थी सोवियत यूनियन ने कि वो भी बहुत जल्दी परमाणु परीक्षण में आपके विशेषाधिकार को ख़त्म कर देगा। और 1949 तक कहते हैं आते आते उसने भी परमाणु परीक्षण कर दिया, दूसरी शक्ति बन गया। और 1953 में ब्रिटेन ने अपना परमाणु परीक्षण किया, और 1961 में फ्रांस ने अपना परमाणु परीक्षण किया, और 1964 आते आते चाइना ने अपना परमाणु परीक्षण किया। और फिर मजबूरी में भारत को भी अपना परमाणु परीक्षण करना पड़ा, अर्थात भारत भी एक जो परमाणु शक्ति है उससे लैस होना पड़ा। और फिर पाकिस्तान को भी 1971 में हमने देखा कि यूएसए ने ही कहते हैं चीन को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि आप उसको परमाणु शक्ति दीजिए, परमाणु शक्ति बनाने में उसको सहायता करिए। और फिर आगे इजराइल, और फिर किस तरह से उत्तर कोरिया, और आज ईरान परमाणु शक्ति को हासिल करने की होड़ में लगा हुआ है। तो कहते हैं कि जो ये परमाणु अटैक हमला हुआ, उसने दुनिया में एक वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार को तो समाप्त कर दिया, किंतु एक नए वर्ल्ड वार को उसने शुरू कर दिया। और वो वर्ल्ड वार क्या था? एक कोल्ड वार था, एक शीत युद्ध की दुनिया में, शीत युद्ध में जो है दुनिया को ढकेल दिया। तो वर्चस्व स्थापित करने की जो लड़ाई है, जो वर्चस्व स्थापित करने का जो तरीका है, क्या यही जीवन है और यही इतना नरसंहार है? अगर यही जीवन है तो फिर नहीं चाहिए ऐसा वर्चस्व, और नहीं चाहिए हमको ऐसा जीवन, और नहीं चाहिए ऐसी दुनिया। कौन चाहेगा ऐसी दुनिया में रहना? मेरा इसलिए आप सबसे, अपने दर्शकों से ये निवेदन है कि आप आज दुनिया को न तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर चाहिए, न ही दुनिया को एडवर्ड टेलर चाहिए जिन्होंने 1952 में हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। और दुनिया को एडिसन मार्कोनी की ज़रूरत है, और दुनिया को लिंकन की ज़रूरत है, दुनिया को अम्बेडकर और गांधी की ज़रूरत है, दुनिया को महावीर और गौतम की ज़रूरत है। उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोई भी ऐसा काम आप जो मानवता को नुकसान पहुंचाए, जो मानवता के लिए संकट करे, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है अपने सभी दर्शकों से, उसको ना करें आप, और ना ही उसमें किसी प्रकार की भागीदारी करें। अंत में मैं इसी विभत्सता, इसी नरसंहार और इसी जो है एक किस प्रकार के जो भयंकरता को व्यक्त करता, जो साहिब लुधियानवी में 1952 में एक गीत लिखा था, जो इसी प्रकार के नरसंहार, इसी प्रकार की व्यवस्थाओं को व्यक्त करता है, मैं उसके साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। उन्होंने लिखा था कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, और ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, और ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया।
हर एक जिस्म घायल हर एक जान प्यासी, हर एक जिस्म घायल हर एक रूह प्यासी, ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हो, और ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हो। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, और यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बरसी, और ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हो, और ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हो। इसे फूंक डालो इसे तुम जला दो, इसे तुम जला दो इसे फूंक डालो, ये मेरे नज़र से ये दुनिया हटा लो, और तुम्हारी है इसको तुम ही अब संभालो, तुम्हारी है दुनिया तुम्हें ही संभालो, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हो। प्लीज़ ऐसे कोई भी ऐसा समाज, ऐसी मानवता, ऐसी दुनिया, ऐसा परिवेश बनाने की कोशिश मत करना जहाँ पर असहमतियों का सम्मान न हो, जहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह न सकें, जहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इतने नरसंहार की ज़रूरत हो। ऐसा वर्चस्व, ऐसी दुनिया कोई क्या करेगा। इसलिए प्लीज़ सबसे निवेदन है मेरा कि कृपया अपनी सोच, अपने दिमाग, अपनी क्रिएटिव ऊर्जा को मानव के कल्याण के लिए लगाइए, मानव के सृजनात्मक शक्तियों के कल्याण के लिए लगाइए, उस दिशा में बढ़िए और उसी दिशा में प्रयास करिए। थैंक यू सो मच। आज मैं अपने आप को यहीं रोकना चाहूँगा।